गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको फूड्स एंड न्यूट्रिशन यानी आहार एवं पोषण विषय पढ़ा रही हूँ। और सिलेबस के अनुसार आहार एवं पोषण के हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। इन दिनों 5th चैप्टर प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल, जिसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा आता है, हम वो पढ़ रहे हैं। और उसमें भी हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का मैंने आपको रासायनिक संगठन बता दिया, कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण बता दिए हैं कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं उनके और किनसे बना हुआ होता है, और कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस यानी कार्बोहाइड्रेट के कार्य हमने पढ़ लिए। आज हम कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, कार्बोहाइड्रेट का आरडीए यानी दैनिक आवश्यकता, प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट कितना जरूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट की कमी के प्रभाव यानी डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के प्रभाव पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। कार्बोहाइड्रेट जिन भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं उनके नाम है शक्कर, गुड़, साबूदाना, आलू, अरारोट, दालें, सूखे मेवे, कंदमूल, शहद, गन्ना। तो इन सब भोज्य पदार्थों में बहुत अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो जितनी भी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी देता है। तो उसको हम कैलोरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसलिए इन स्रोतों को खाने से भूख जो है वो बहुत अच्छी सेटिस्फाई होती है, हमारी भूख शांत होती है, हमें खाना अच्छा लगता है, पेट जल्दी भरता है और हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, सबसे ज़्यादा इन्हीं में ही कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सेकेंड आज का सब टॉपिक है आरडीए ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की दैनिक आवश्यकता। एक दिन में कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए? तो जो हमारी प्रतिदिन की मांग है, मतलब जो कैलोरी की प्रतिदिन की मांग होती है, जैसे मान लो कोई एक एडोलेसेंट गर्ल है, एक किशोरी लड़की है, उसके लिए 2060 किलो कैलोरी उसको प्रतिदिन आवश्यक है। तो उस कैलोरी का करीब 50 से 70% जो कैलोरी है वो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। मतलब 2060 कैलोरी जो है उसका अगर हम 50% निकालेंगे तो वो 1030 किलो कैलोरी होगी। और वो जो 1030 किलो कैलोरी है वो हमको कार्बोहाइड्रेट से लेनी है। जैसे मान लो 10 ग्राम चीनी खाई तो 10 ग्राम जो शक्कर जो है वो 40 किलो कैलोरी देती है। या मान लो 100 ग्राम आलू खा लिया तो 100 ग्राम आलू से 96 किलो कैलोरी मिलती है। तो ऐसे हम पूरी कैलोरी की गणना करके और 1030 किलो कैलोरी हमको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से पूरे दिन भर में आपने कितना शक्कर खाया है, गुड़ खाया है, साबूदाना, आलू, दालें, ये सब जो है वो कैलकुलेट करके, मतलब करीब 50 से 70% जो कैलोरी है प्रतिदिन की मांग की वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से पूरी की जाती है। लेकिन यहाँ भी थोड़ा वेरिएशन है। वेरिएशन इस तरह से है कि ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आपको 50 से 70% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से लेनी है। ये इसलिए कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे मैंने पहली क्लास में बताया था, कि इजी अवेलेबल होते हैं, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा होता है, हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है, हमारा पेट भरता है, वैरायटी होती है हर चीज़, और इजी अवेलेबल है और बहुत ही कम दामों में अवेलेबल होता है। बहुत कम पैसे में हमको कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो इजीली मिल जाते हैं। भले ही आप भारत में हो, भले ही दूसरे देशों में हो, भले ही गाँव में हो, ढाणी में हो, कहीं भी हो, हमको कार्बोहाइड्रेट कम पैसे में इजीली अवेलेबल होते हैं। इसलिए कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा खाया जाता है और 50 से 70% एनर्जी पूरे दिन भर की हमको कार्बोहाइड्रेट से ही हम लेते हैं, अमूमन ये है। लेकिन इसमें वेरिएशन ये है कि अगर हाई इनकम ग्रुप वाला व्यक्ति होगा जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो
जो उच्च आय वाले व्यक्ति हैं वो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं खाते हैं। वो यूँ खा लेंगे जैसे कि अगर हम ये देखें केक वो खा रहे हैं, है ना, तो उसमें मतलब ऊपर से मक्खन लगा हुआ है, ड्राई फ्रूट्स हैं ये, तो वो उस तरह से शक्कर और वो ले सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि शक्कर को घोल के दूध में या फिर हलवा और ऐसा बना के, वो ऐसा नहीं खाते। तो हाई इनकम ग्रुप जो है उसका जरूरी नहीं कि वो 50 से 70% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से ले। वो ऊर्जा किससे लेते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट कम लेते हैं और वो वसा और प्रोटीन का इंटेक अपने भोजन में ज़्यादा खाते हैं। मतलब प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, दूध लेंगे और पनीर खाएंगे, मावा खाएंगे, और जो भी दूध के जो अच्छे प्रोडक्ट्स, प्रोटीन के जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उनसे वो प्रोटीन लेंगे। 1 ग्राम, और मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन में बताया है कि अगर हम पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में नहीं लेते हैं तो जो ऊर्जा है वो प्रोटीन से हमारा शरीर लेने लगता है। इसका मतलब ये है कि प्रोटीन हमको एनर्जी देने लगता है, तो वहाँ प्रोटीन बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन जो उच्च आय वाले हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन भी 4 किलो कैलोरी देता है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी 4 किलो कैलोरी ही देता है। तो उच्च आय वाले जो व्यक्ति हैं वो प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, भले ही वो प्रोटीन से भी कैलोरी मतलब प्राप्त कर लेते हैं। उसके अलावा वो वसा भी ज़्यादा खाते हैं। वसा मतलब अगर जैसे आप मक्खन ज़्यादा खा रहे हो, घी ज़्यादा खा रहे हो, लड्डू ज़्यादा खा रहे हो, कोई भी ऐसी चीज़ जैसे क्रीम ज़्यादा खा रहे हो, फ्रूट क्रीम के उससे, या फिर केक, पेस्ट्री किसी भी रूप में, तो वो फैट भी ज़्यादा खाते हैं, प्रोटीन भी ज़्यादा खाते हैं और उनसे कैलोरी वो प्राप्त करते हैं, कार्बोहाइड्रेट थोड़े कम लेते हैं। लेकिन यही आप देखेंगे कि जो लो इनकम ग्रुप है वो हो सकता है कि 50 नहीं 70 या हो सकता है 80% ऊर्जा भी वो कार्बोहाइड्रेट से ही लेते हों। उनमें वो वसा और प्रोटीन का जो इंटेक है वो कम लेते हैं, क्योंकि वो बहुत महंगे होते हैं और उनसे कैलोरी उतनी ही मिलती है। फैट तो हालांकि 1 ग्राम फैट 9 किलो कैलोरी देता है, लेकिन वो वसा और प्रोटीन नहीं अफोर्ड कर पाते और वो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं। इसलिए जो दैनिक आवश्यकता है कार्बोहाइड्रेट की वो अलग अलग वेरी करती है, मनुष्यों में भी, पैसे से भी, जो आय वर्ग है उनसे भी वो अलग अलग वेरी करती है। नेक्स्ट सब टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट की कमी के प्रभाव, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, जैसे अभी मैंने कहा, अगर कार्बोहाइड्रेट हम पर्याप्त मात्रा में हमारे संतुलित भोजन में, बैलेंस डाइट में नहीं लेते हैं, तो क्या होगा कि प्रोटीन जो हमने खाया है वो ऊर्जा देना चालू कर देगा, और अगर प्रोटीन ऊर्जा देता है तो इसका मतलब है प्रोटीन का मेन काम क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड, वृद्धि कारक भोज्य पदार्थ कहते हैं, वृद्धि कारक तत्व कहते हैं। तो प्रोटीन का काम है हमारी मसल्स बनाना, हमारे पूरे शरीर में जो भी हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं, ब्लड है, सब चीज़ों को प्रोटीन बनाता है। तो वहाँ प्रोटीन अपने काम छोड़ देगा और वो क्या करेगा? एनर्जी देना चालू कर देगा। इसलिए हमको अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो प्रोटीन ऊर्जा देने का काम करता है, वहाँ प्रोटीन अपना स्वयं का काम नहीं कर पाता, तो स्वयं का काम नहीं करेगा तो जो व्यक्ति है उसमें ग्रोथ यानी वृद्धि की दर जो है वो कम हो जाती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अगर कार्बोहाइड्रेट कम है तो व्यक्ति अगर वसा ले रहा है, प्रोटीन भी मान लो उसके खाने में नहीं है, वसा है, तो वसा ऊर्जा देने का कार्य करता है, और वसा जब ऊर्जा देता है तो वसा का कार्य है वापस से कि हमारी बॉडी के वज़न को मेंटेन करना, हाइट, वेट, इन सब में अपना योगदान देना। लेकिन अगर वसा कैलोरी नहीं दे रहा है शरीर को बॉडी बिल्डिंग और उसके लिए, तो वज़न कम होने लगता है। फलस्वरूप अगर ग्रोथ भी कम है,
हाइट वेट भी कम हो रहा है तो व्यक्ति कुपोषित यानी मैल नरिश्ड हो सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से माल नरिशमेंट भी हो सकता है, कुपोषित व्यक्ति भी हो सकता है। उसके अलावा जब कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, मान लो आप पूरे दिन भर, जैसे सुबह से आपने बिस्किट भी नहीं खाया है, दूध भी नहीं पिया है, पराठा भी नहीं खाया है, कोई आलू की चीज़ भी नहीं खाई है, मतलब कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम लिया है, चीनी का दूध भी नहीं लिया है, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं ली है, तो हमको बहुत कमजोरी होती है। अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो शरीर में कमजोरी होती है, शरीर में थकान महसूस होती है, और सबसे बड़ी बात है इन चीज़ों से आलस आ जाता है और व्यक्ति जो नॉर्मल काम है वो भी नहीं कर पाता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट की कमी से हमारे शरीर में ये इफेक्ट होते हैं, थकान होती है, कमजोरी होती है, आलस होता है और कुपोषण हो जाता है, हाइट वेट भी कम हो सकता है और वृद्धि भी अफेक्ट हो सकती है, वृद्धि भी कम हो सकती है। उसके बाद में आज का जो लास्ट सब टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट का, वो है कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के प्रभाव। अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा लेंगे तो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट अगर ज़्यादा खा लेते हैं तो वैसे भी सारा ही खाना, भले ही आप प्रोटीन खा रहे हो, भले ही आप फैट खा रहे हो, तो आखिर में तो वो ग्लूकोज में ही परिवर्तित होगा, क्योंकि जो हमारे शरीर में भोजन का सबसे छोटी इकाई है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज के रूप में ही सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट है हमारे शरीर में, ब्लड में जो एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्प्शन की जो इकाई है, जिस रूप में खाना हमारे शरीर में अंदर जाता है वो ग्लूकोज है। और ग्लूकोज जो है वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर अधिक कार्बोहाइड्रेट खा लेंगे तो भी हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। तो अगर ग्लूकोज जितना यूज़ करना है काम करने के लिए, खड़े होने के लिए, सोचने समझने, किसी भी काम के लिए ग्लूकोज यूज़ करना है तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज शरीर में आ जाता है तो वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। और वो जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन क्या है? ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है, ग्लाइकोजन एक पॉलीसैकेराइड्स है। तो ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज से बनता है। और कभी कभी ये भी होता है कि जब हमारे पास, हम भूखे हैं, व्रत उपवास है, तो उस वक्त ग्लूकोज कहाँ से आएगा? ये जो ग्लाइकोजन है ये वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, वापस से ग्लाइकोजन कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड देन ग्लूकोज गिव्स अस एनर्जी टू वर्क। हमको काम करने के लिए ग्लूकोज एनर्जी देता है, लेकिन वो ग्लूकोज कहाँ से आता है? वो ग्लाइकोजन से टूट टूट कर ग्लूकोज बन जाता है। जब ग्लूकोज ज़्यादा है, ग्लाइकोजन बन गया, तो वो ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ होता है? वो संग्रहित होता है हमारे शरीर के यकृत में यानी लीवर में, और हमारे शरीर की मांसपेशियों यानी मसल्स में वो परिवर्तित संग्रहित होता है। जब जरूरत होती है तो मांसपेशियों और यकृत से ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित होता है और वो ग्लूकोज हमें काम करने के लिए एनर्जी दे देता है। तो ये जो ग्लूकोज अगर ग्लाइकोजन में परिवर्तित हुआ, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हमारे शरीर में है, तो फिर वो ग्लाइकोजन के बाद वो वसा में परिवर्तित होने लगता है, वसीय पदार्थों में। और जो वसीय ऊतक होते हैं हमारे शरीर के, जो मोटे मोटे वाले भाग होते हैं, हाथों में है, कमर में है, मसल्स में है, जहाँ की एडिपोज टिश्यू, वसीय ऊतक बहुत सारे होते हैं, तो उन वसीय ऊतक में क्या होता है? वसा होती है। और वो वसा कहाँ से आती है? जो हमने ज़्यादा खाना खाया है, हमने उसको यूज़ नहीं किया है ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज पहले ग्लाइकोजन में परिवर्तित हुआ, लेकिन फिर भी ज़्यादा ग्लूकोज है तो फिर वो ग्लूकोज वसा में परिवर्तित हो जाता है। और वो जो वसा के कण हैं वो एडिपोज टिश्यू यानी वसीय ऊतकों में जमा होने लगते हैं, और उन वसीय ऊतकों से हमारे शरीर बेडोल होने लगता है, जगह जगह वसा जमा होने लगती है और शरीर जो है मोटा हो जाता है, और हम उसे मोटापा या ओबेसिटी भी कहते हैं। और अगर फैट डिपोजिशन हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाता है, वसा ज़्यादा हो जाती है, तो शरीर में बहुत सारी बीमारियां, डायबिटीज़ हो सकती है, हृदय की बीमारियां हो सकती है, कई सारी बीमारियां घेर सकती हैं पूरे शरीर को, अगर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, बहुत ज़्यादा वो वसा में परिवर्तित होता जा रहा है। एक चीज़ ये भी होती है कि
ग्लूकोज का उपयोग करने के लिए जो हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है पैनक्रियाज यानी अग्नाशय, तो अग्नाशय की जो बीटा सेल्स हैं वो एक इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित करती है और वो इंसुलिन जो है वो इस ग्लूकोज को यूज़ करता है। लेकिन अगर पैनक्रियाज यानी अग्नाशय की बीटा सेल्स इंसुलिन को स्रावित ही नहीं करेगी, तो जब इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूकोज यूज़ नहीं होगा, तो जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ता जाएगा। और ग्लूकोज का लेवल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर 180 मिलीग्राम ग्लूकोज प्रति 100 मिलीलीटर ब्लड से भी ज़्यादा हो जाता है तो ग्लूकोज यूरिन यानी मूत्र में भी दिखाई देता है और उस समय फिर जो कंडीशन होती है हम उसे मधुमेह यानी डायबिटीज़ रोग कहते हैं। तो इस तरह से आज जो हमने अभी पढ़ा वो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, कार्बोहाइड्रेट के आरडीए, कार्बोहाइड्रेट की कमी के प्रभाव और कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के प्रभाव हैं। इस तरह से 5th चैप्टर में प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल में 3 चीज़ें बता रही हूँ मैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो आज कंप्लीट हुआ। कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक संगठन हमने कंप्लीट कर लिया, कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन यानी कार्य, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, कार्बोहाइड्रेट की कमी के प्रभाव, कार्बोहाइड्रेट का आरडीए और कार्बोहाइड्रेट के अधिकता के प्रभाव। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट टर्न पे हम प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल में ही प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे।